नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज और हमारे सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली के मौके पर हम लेकर आए हैं हॉट सीट का ओपिनियन पोल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज होली है और होली पर आज हम ये खास पॉलिटिकल शो आपके लिए लेकर आए हैं, अब की बार किसकी सरकार। आज होली पर हम आपको देश के कई बड़े हॉट सीटों का ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां ब्रिज में होली की धूम है। सबसे बड़े चुनाव में महज 25 दिन का समय बचा है। ऐसे में देश में चुनावी रंग और खुमार किस तरह से छाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ब्रज की होली आपने जरूर देखी होगी, दुनिया भर में पॉपुलर है, रंग और गुलाल उड़ते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिन हॉट सीटों पर जबरदस्त सियासी टक्कर है, वहां किस नेता के समर्थकों को रंग गुलाल और पटाखे छोड़ने का मौका मिलेगा, ये आज हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ खास वरिष्ठ पैनल जुड़ेगा जो इन तमाम हॉट सीट के ओपिनियन पोल का एनालिसिस करेगा, इसके फैक्टर्स बताएगा। लेकिन शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों का सबसे लेटेस्ट सर्वे के साथ। बीजेपी की सबसे इंटरेस्टिंग लिस्ट आने के बाद का सर्वे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, उनसे भी उनका ओपिनियन लेंगे। सबसे पहले हम जो बात करने जाएंगे वो होगी गाजियाबाद सीट की। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देते हैं। विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। समीर चौंगावकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। सर, आपका बहुत स्वागत है। शांतनु गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा अनंत विजय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चलिए तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की दिल्ली से सटी हुई सीट की, और ये सीट है गाजियाबाद की। और गाजियाबाद में बीजेपी ने वीके सिंह पर भरोसा नहीं जताया, उनका टिकट कट गया। और यहां पर आपको बता दें अतुल गर्ग को टिकट थमाया गया है, जो विधायक भी हैं। तो यहां पर हॉट सीट क्या कहती है प्रिया, जरा ये जान लेते हैं। तो अतुल गर्ग हैं बीजेपी की तरफ से, वीके सिंह को टिकट नहीं मिला, एंटी इनकम्बेंसी जो है उसको हटाने की कोशिश की गई और अतुल गर्ग को टिकट थमाया गया है। और यहां अभी कांग्रेस की तरफ से अपना उम्मीदवार नहीं आया है, लेकिन सेफ सीट मानी जाती है और परंपरागत तौर पर बीजेपी की सीट है, दिल्ली से सटी हुई है, तो उसका भी प्रभाव जो है वो इस सीट पर पड़ता है। और हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है कि यहां पर बीजेपी जीत रही है। अतुल गर्ग होली के दिन खुशियां मना सकते हैं, पहले तो टिकट मिल गया और उसके बाद देखिए कि किस तरह से यहां पर जीत भी मिल रही है। बिल्कुल, देखिए चाहे विधानसभा के चुनावों की बात करिए, लोकसभा के चुनावों की बात करिए, बीजेपी के लिए गाजियाबाद हमेशा से सेफ सीट रही है। लेकिन इस बार जनरल वीके सिंह का टिकट कटना ये पहले से तय माना जा रहा था। इंडिया टीवी ने सबसे पहले आप तक ये जानकारी भी पहुंचाई थी। देखिए, अगर वीके सिंह के शख्सियत की बात करें तो कहा यह जाता है संगठन स्तर पर जो उनका तालमेल लोकल नेताओं के साथ था वो ठीक नहीं था, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और अतुल गर्ग को बीजेपी ने यहाँ पर टिकट दिया है, भरोसा जताया है। विजय जी की ओपिनियन ले लेते हैं। विजय जी, ये विजय आपको तय लग रही थी क्योंकि सेफ सीट है, परंपरागत सीट है, किसी को भी खड़ा कर दीजिए। 99% सेफ सीट है, क्योंकि 100% तो किसी चीज़ के लिए नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 99। और आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के जो सबसे ज़्यादा विनिंग मार्जिन की सीट है वो गाजियाबाद रही है। और 2014 और 2019 दोनों बार वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विनिंग मार्जिन वाली सीट रही है, जहां पर वीके सिंह साहब रहे हैं। वीके सिंह साहब ने अपना काम किया। पार्टी अपने अलग तरीके से सोचती है कि किस तरह से कैंडिडेट्स को सिलेक्शन करना है, हटाना है, नहीं हटाना है। एज फैक्टर भी उनके साथ रहा और कुछ जो संगठन की चर्चा आप जिस तरह से कर रहे हैं, लेकिन उनका टिकट नहीं मिलना था, ये आम बात थी। और अतुल गर्ग साहब वहाँ पर सिटिंग एमएलए भी हैं, तो उनका एक अपना वो है दायरा बना हुआ। मुझे नहीं लगता कि कोई शंका होनी चाहिए उनकी जीत पर फिलहाल। बाकी तो चुनाव का नतीजा जब आएगा तभी कहा जा सकता है पूरा। हाँ, लेकिन 99% सेफ है। तो यहाँ पर अतुल गर्ग होते या कोई और उम्मीदवार भी होता तो एडवांटेज बीजेपी जो है वो रहती। तो होली पर खुशखबरी अतुल गर्ग के लिए। प्रिया, अगली सीट की बात करें। बिल्कुल, अगली सीट हम दिखाएंगे। देखिए, कई ऐसी जो लिस्ट कल सामने आई उसमें चौंकाने वाले नाम थे जिनके बारे में शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन सीटों के बारे में हम आगे यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गाजियाबाद की सीट हमने आपको दिखाई कि अतुल गर्ग यहां बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगली सीट की बात कर लेते हैं, बदायूं। दुर्विजय सिंह शाक्या वर्सेस शिवपाल सिंह यादव। मेरे ख्याल से बदायूं से पहले मुरादाबाद की सीट की बात कर लें। परंपरागत तौर पर ये जो है ये सीट बीजेपी की नहीं रहती है, लेकिन कड़ा मुकाबला यहाँ पे सर्वेश सिंह
और एसटी हसन यहां पर बात कर ले मुरादाबाद की, सर्वेश सिंह बीजेपी की तरफ से हैं और यहां पर हमारे ओपिनियन पोल में उनको जीत मिलती हुई दिख रही है। तो एसटी हसन सपा के यहां पर जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मुकाबला कांटे का रहेगा, किस तरह का परंपरागत सीट पर कहा है कि एक बार दोनों जीते और उसके बाद एक अच्छी फाइट यहां पर रहती है, लेकिन इस बार बीएसपी साथ नहीं है। समीर जी, तो यहां पर कांग्रेस प्लस सपा कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी। बसपा भी कह दीजिए, क्योंकि मुकाबला यहाँ पर नहीं, लेकिन वो अब गठबंधन में नहीं है। बसपा गठबंधन में नहीं, वो अपना उम्मीदवार उतारेगी प्रिया। मुझे लगता है अगर 2019 यहाँ से इरफान सैफी को उतारा जा चुका है। मुझे लगता है कि 2019 में जिस तरीके से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे, उसका असर इस सीट पे देखने को मिला था और यह समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने यहाँ जीत दर्ज करती। लेकिन अब चूंकि बहुजन समाज पार्टी अलग उम्मीदवार उतारेगी तो बहुत मुश्किल होगा समाजवादी पार्टी को सिर्फ कांग्रेस के दम पर यहाँ से जीतना। और वैसे भी मुरादाबाद सीट एक समय कांग्रेस से गढ़ रही है, अजरुद्दीन यहाँ से सांसद रह चुके हैं, यहाँ पर मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है, इसी कारण अजरुद्दीन वहाँ से चुनाव लड़े थे। मुसलमान काफ़ी बड़ी तादाद में वोटर्स है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और संघ का भी वहाँ काफ़ी अब काम बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि जब बहुजन समाज पार्टी साथ में नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीतने की पूरी संभावना। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ से रहे, तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत जाएगी इस बार। लेकिन इरफान सैफी को उतार दिया है यहाँ से बसपा ने, तो मुकाबला आपको दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है? लग रहा है कि ये सपा और कांग्रेस का वोट कट सकता है? निश्चित रूप से अगर बसपा ने जिस तरीके से मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ पर उतारा है, ये निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को ही नुकसान करेगा। हसन साहब को तो काफी पहले टिकट दिया जाना चाहिए था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी इन्हें होल्ड करके रखा। 3 सांसद थे समाजवादी पार्टी के, 2 को तो उन्होंने पहले ही टिकट डिक्लेयर कर दिए थे, डिम्पल का और शकीबुर रहमान बर्ग का। हालांकि शकीबुर रहमान बर्ग जो संभल से चुनाव लड़ रहे थे, उनका निधन हो गया, अब उनके पोते को टिकट दिया है। तो तीसरे उम्मीदवार जो एसटी हसन जो सांसद थे, उनका टिकट होल्ड करके रखा था। शायद मतलब गठबंधन में हो सकता है, इस बात की चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस और गठबंधन में सीट जा सकती है, लेकिन अब जहां से समाजवादी पार्टी के एसटी हसन को फिर से टिकट दे दिया गया है, तो मुझे लग रहा है कि जब बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया है, तो निश्चित रूप से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा। लेकिन मुस्लिम समाज ये भी जानता है कि इस बार समाजवादी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में है, तो बहुत बड़ा वर्ग मायावती के साथ नहीं जाएगा। मुस्लिम का बड़ा वर्ग अखिलेश और कांग्रेस के साथ ही रहने वाला है। फिर भी मुस्लिम उम्मीदवार है और बहुजन समाज पार्टी का एक बेस है, तो निश्चित रूप से वोट काफी काटेंगे। इसके कारण भी भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पे बेनिफिट होने वाला है। चलिए, तो सर्वेश सिंह जी को कहीं ना कहीं बीएसपी और सपा का जो गठबंधन नहीं है और जो वोट जो है वो बढ़ जाएगा, उसका फायदा यहां पर मिलेगा। यहां पर एक बार सर्वेश सिंह जी जीते, एक बार एसटी हसन साहब जीते हैं, लेकिन उस वक्त इक्वेशन कुछ और थे। अगली सीट की अब बात कर लेते हैं प्रिया, और अगली सीट जो है वो है हाई प्रोफाइल सीट, हॉट सीट बदायूं की। जी हाँ, यहां पर दुर्विजय सिंह शाक्य वर्सेस शिवपाल सिंह यादव हैं। तो यहां पर ये बदायूं की सीट है। दुर्विजय सिंह शाक्य जो हैं ये यहां पर हैं और मौजूदा सांसद जो हैं संघमित्रा मौर्य, उनका टिकट जो है वो कटा, उनको टिकट मिल रहा है। और यहां पर 50% यादव मुस्लिम और यादव जो वोट बैंक है 50% जो है कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है कि दुर्विजय सिंह शाक्य जो हैं यहां से जीत रहे हैं, तो शिवपाल सिंह यादव चाचा जो हैं वो यहां से हार जाएंगे। जबकि आज ही होली के दिन पर पूरा परिवार कह रहा था कि भाई जो नाराज है उनको मना लीजिए और अब साथ आ जाइए। आनंद जी, देखिए, बदायूं की सीट की जब हम बात करें तो अभी जो 2 बच्चों की वहां नृशंस हत्या हुई है और उसके बाद जो मोबिलाइजेशन हुआ है उसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम सिर्फ मुस्लिम और यादव के गठबंधन के आधार पर अगर उस सीट को देखेंगे, और सिर्फ बदायूं को ही वो प्रभावित नहीं करेगा, जिस प्रकार से जावेद और एक और उनके साथी ने मिलकर 2 बच्चों की गला रेत कर हत्या की, 2 हिंदू बच्चों की, तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र पे पड़ेगा, उनके आसपास के लोकसभा क्षेत्र पर भी पड़ेगा। और उसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका बहुत गलत मैसेज गया, अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने बहुत व्यंग्योक्ति के साथ कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह की हिंसा करती है। यह बहुत संवेदनशील मामला था और इसको बहुत संवेदना के साथ डील करने की आवश्यकता थी, जहां पर शिवपाल सिंह यादव चूक गए, जबकि उनके जैसा जो अनुभवी व्यक्ति है उनको यहां चूक नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस घटना के पहले भी साक्य साहब का थोड़ा अपर हैंड था, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव बहुत दिनों से क्षेत्र में गए नहीं थे, और अचानक अगर आप पैराट्रूपिंग करेंगे किसी क्षेत्र में और सिर्फ जाति के आधार पर अगर आप चाहेंगे कि अब वो जमाने चले गए, या शिवपाल सिंह यादव अगर यादव जाति से आते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि सारे यादव उनको एन ब्लॉक वोट डाल ही देंगे।
इसमें थोड़ा अब क्योंकि जिस प्रकार से माहौल बना है और भारतीय जनता पार्टी 4 जातियों की बात कर रही है या अन्य ओबीसी की बात कर रही है, उसमें यह जाति व्यवस्था टूट रही है। बहुत सारे हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने छत्तीसगढ़ में देखा, हमने राजस्थान में देखा कि इस प्रकार से जातियां एन ब्लॉक अब किसी को वोट नहीं कर रही हैं। और तीसरा फैक्टर जो है, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को हमें नहीं भूलना चाहिए। राम मंदिर का जो अंडर करंट है, जो वहां पर लोगों में एक उत्साह है, उससे भी बीजेपी मतलब फॉरवर्ड पिच पे खेलेगी। और मुझे लगता है कि इन तीनों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो शिवपाल सिंह यादव थोड़े पीछे नजर लेकिन शांतनु जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने, जैसे कि अभी अनंत जी कह रहे थे कि 2 बच्चों का जो गला रेतकर हत्या की गई, एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घेरने की कोशिश की, तो उसका कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, सबको पता है, जैसा आनंद जी ने बताया, जो 2 बच्चों की निर्मम हत्या करी गई, आरएसएस स्कूल में पढ़ते थे, लवकुश बनते थे अपने स्कूल में, और उसके बाद शिवपाल सिंह यादव का ऐसा एक बड़ा असंतुलित बयान आना और योगी सरकार ने एकदम से एक्शन में आ जाना कि उसमें से जो एक कातिल है उसका तो एनकाउंटर हो गया, दूसरे को पकड़ लिया गया, पूरे परिवार पे दबिश है। तो मेरे ख्याल से यहाँ लोगों को दिख रहा है कि कैसे समाजवादी सरकार में गुंडों को पकड़ के छोड़ दिया जाता था और यहाँ पे दबिश एकदम से हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये अपने उसके फेवर में ही जाएगा कि सरकार मुस्तैद है वहाँ पे। ठीक है विजय जी, अंडर करंट की बात जो कर रहे थे राम मंदिर के, तो आपको लगता है कि राम मंदिर का करंट जो है वहां पर 14 लाख वोट हैं, MY समीकरण 50% वोट, लगभग 7 लाख वोट कंट्रीब्यूट करता है, और बाकी दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भी खड़े होकर जो बाकी फैक्टर्स हैं उनके वोट काटेंगे, चाहे वो गैर यादव ओबीसी हों, दलित हों। तो आपको लगता है कि वो इतना बड़ा एडवांटेज होगा कि यहाँ पर शिवपाल यादव जैसे कद्दावर नेता के सामने सतीश गौतम को जिता देगा? देखिए बात यह है, सतीश गौतम नहीं, माफ कीजिएगा, शाक्य साहब, जो आनंद जी ने भी बात की, शांतनु जी ने भी, एक तो राम मंदिर का जो अंडर करंट है वो बीजेपी के लिए खासतौर से उत्तर प्रदेश में एज है ही, और जो बदायूं की घटना हुई उससे पूरी सोसाइटी वहाँ पर जो है ना एक तरह से हिल गई है। उसको लॉ एंड ऑर्डर, माइनॉरिटी और हिंदू उस हिसाब से मैं नहीं देखता, लेकिन फिर भी वो एक बड़ी घटना हुई जिसमें 2 बच्चों का गला रेतकर हत्या कर दी गई। लेकिन और पिछली बार समाजवादी पार्टी वहाँ पर हार गई थी जी, धर्मेश यादव उनके जो भतीजे हैं वो वहाँ पर चुनाव हार गए थे। लेकिन शिवपाल जी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ अखिलेश यादव के अलावा अगर समाजवादी पार्टी का कोई नेता है तो शिवपाल सिंह है, और शिवपाल का कार्यकर्ताओं में और जमीन पर बहुत बड़ी पकड़ है। यहाँ पे सपा ने अपना कैंडिडेट भी बदला। हाँ, और वो बीजेपी ने भी बदला। बीजेपी में संप्रिया वहाँ पर थी जिनके फादर स्वामी प्रसाद मौर्य रहे, और वो सब कुछ हुआ, वहाँ पर कैंडिडेट को बदला। लेकिन कैंडिडेट बदलने से बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कह रहा हूँ कि शिवपाल को समाजवादी पार्टी के दूसरे कैंडिडेट के बराबर नहीं रखना चाहिए। वो एक हाई प्रोफाइल लीडर है पार्टी के, और मैं समझता हूँ अखिलेश के बराबर नहीं हो तो अखिलेश से 2-4% कम होंगे शिवपाल जी, लेकिन शिवपाल जी का अखिलेश से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्ट है, मतलब अपना एक वो जनाधार रखते हैं, अलग अपना जनाधार एक वोट बैंक उनका है। चलिए अलीगढ़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, सतीश गौतम वर्सेस चौधरी विजेंद्र सिंह के बीच ये मुकाबला होगा। अलीगढ़ हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और यहाँ पर कांटे की टक्कर सतीश गौतम बीजेपी से, चौधरी विजेंद्र सिंह सपा से। हालांकि देखिए सतीश गौतम यहाँ पर हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक जीतते हुए नजर आ रहे हैं। समीर जी, क्या लग रहा है, ये जीत आसान होगी या यहाँ पर भी कांटे की टक्कर नजर आएगी? देखिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की अगर आप 80 सीटों की बात करोगे, जब राम जन्मभूमि का निर्माण होने के बाद और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से 10 साल परफॉर्म किया है, काम किया है, योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे छवि और बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया है, तो मोदी और योगी के जब काम की बात होती है, और मोदी तो वाराणसी सांसद, उत्तर प्रदेश से सांसद आते हैं, योगी मुख्यमंत्री है, तो इसी स्थिति में आप उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट की बात करोगे तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा हर सीट पे आपको लगभग भारी ही मिलेगा। 1-2 सीट है जहां पर कास्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है कि वहां पर जातिगत समीकरण के कारण भारतीय जनता पार्टी को कुछ तकलीफ हो, लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। और अगर अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है। हालांकि वहाँ कास्ट फैक्टर कुछ ऐसे, मुस्लिम एक डोमिनेंट एरिया बहुत है अलीगढ़ के अंदर, लेकिन 20% है मुस्लिम्स और 80% मतलब वहां पर हिंदू। और 1957 के बाद से कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार जो है वहां पर जीता नहीं, भले ही अलीगढ़
मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों को लेकर सुर्खियों में भले ही बनी रहती हो। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वहां पर जरूर है, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार वहां कोई जीता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी वहां अलीगढ़ के अंदर काफी स्ट्रांग है, तो मुझे लग रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी सीट आराम से निकालेगी, क्योंकि सामने जो कैंडिडेट है वो इस तरह का नहीं है कि वो प्रभावित कर सके और मतलब अपनी जीत का सुनिश्चित कर सके। भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आराम से सीट जीतेगी। चलिए शांतनु जी कुछ कहना जी, मैं सतीश गौतम जी के बारे में कहना चाहूंगा। 2 बार के सांसद रहे हैं और जैसे जैसे लिस्टें अगली आएंगी कटने की संभावना ज्यादा होती जाएगी, तभी उनके नाम पहली लिस्ट में नहीं है। आपने देखा भी होगा उत्तर प्रदेश में जो 13 नाम आए हैं कल की लिस्ट में, उसमें 9 नाम नए हैं। तो सतीश गौतम एक युवा एमपी हैं, अभी 48 साल उनकी उम्र है, तो सीट थोड़ी सी असमंजस में थी, जैसी मेरी जानकारी थी। सतीश गौतम को दोबारा सीट मिली है, काम बहुत किया है उन्होंने अपने एरिया में। आपको दिल्ली में नहीं, आपको अलीगढ़ में बहुत पाए जाते थे। मैं इनके किसी 2-3 कार्यक्रमों में भी गया हूँ। जितने भी नरेंद्र मोदी की स्कीम होती थी उनको जा के गांव में कि आपको सिलेंडर मिला है क्या, आपको ये मिला है क्या, अपने साथ कई लोगों को लेके जाते थे। तो वो मुझे अच्छा लगा जब कल सीट आई इनकी। तो यानी ग्राउंड का जो काम है, टिकट दोबारा मिला, क्योंकि 50 सीटें जो है पहली लिस्ट में ही आ गई थी, और उसके पार्टी बाद के की पुराने लिस्टों में युवा काफी मंथन करना पड़ा। पार्टी के पुराने युवा मोर्चा के स्ट्रक्चर से आते हैं और आज भी 50 साल भी उम्र नहीं है, अब तीसरी बार टिकट मिला है इनको। बिल्कुल। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए। देवेंद्र जी, आज यूपी की सीटों को लेकर ओपिनियन पोल कर रहे हैं। कल आपने जानकारी भी दी कि जो ये नाम है वहां पर किन समीकरणों को ध्यान में रखकर इन नामों का सिलेक्शन किया गया है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से 1-2 नाम बदले भी गए हैं, क्या आगे की लिस्ट में भी ऐसी संभावना नजर आ रही है? कुछ बदलाव आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, जिन नामों को रोक कर रखा गया था उसके पीछे मकसद ही यही था कि क्योंकि वहाँ पे चेंजेस किए जाने थे, इसलिए पहली लिस्ट जो कि 51 की लिस्ट आई थी उसमें उन नामों का ऐलान नहीं किया गया। वो सारे टिकट जो कि होल्ड पे रखे गए थे वहाँ पर, क्योंकि कई सारे ऑप्शन थे और उन ऑप्शन पर विचार किया जाता। जो सिटिंग सांसद थे उनके काटने की संभावना ज़्यादा थी। हालांकि सबके सब काट दिए जाएंगे ऐसा होगा नहीं, लेकिन उनके कटने की संभावना ज़्यादा थी। जैसे अलीगढ़ की अभी आपने बात की, अलीगढ़ की सीट बीजेपी के लिहाज से बहुत सेफ सीट है, लेकिन सतीश गौतम को लेकर कुछ ऐसी शिकायतें आई थी बीजेपी के टॉप लीडरशिप के पास, जिसको लेकर उसके बारे में उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था कि क्या वो शिकायतें जेन्युइन है, और वहाँ जिला संगठन ने उन शिकायतों को यहाँ दिल्ली तक पहुँचाया था। उसके बाद जब उनको ग्रीन सिग्नल मिला फिर वहाँ पे उनका टिकट दिया गया, अन्यथा राहुल गौतम के नाम पर विचार किया जा रहा था। और इन सीटों के हिसाब, अन्यथा बीजेपी को के हिसाब से अगर आप देखें तो तकरीबन 5-5.5 लाख वोटर अगर आप वहाँ जोड़ दें, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, तो ये वोटर हैं, और 4.5 लाख अन्य जातियाँ हैं, 3.5 लाख के आसपास मुस्लिम है। तो आप समझ सकती हैं कि जातीय संरचना के हिसाब से बीजेपी के लिए एक आसान सीट है। कैंडिडेट को लेकर जरूर शिकायत थी जिसके बारे में जांच की गई, उसके बाद उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया। दूसरी सीट अगर आप जो आपने बात की थी गाजियाबाद को लेकर बीजेपी बिल्कुल ही निश्चिंत है। हालांकि देखें तो एक्सपेरिमेंट किया गया है इस लिहाज से कि बैक टू बैक लगातार 3 बार, तो पिछली बार ठाकुर सांसद ही वहाँ रहे हैं, उसके पहले भी रहे थे, लेकिन इस बार वैश्य कार्ड खेला गया है। अतुल गर्ग जो कि सबसे ज़्यादा वोट से जीते थे विधानसभा में अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया। वो इस लिहाज से कि वो उस सीट को भी पार्टी बहुत सेफ मान रही है। बदायूं ज़रूर एक मुश्किल सीट होगी और वहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत अहम रहेगा कि यादव वोट में सेंधमारी करे। अगर यादव और मुस्लिम को जोड़ दें तो तकरीबन 7-7.5 लाख के आसपास ये संख्या पहुँच जाती है। और वहाँ पर एक चैलेंज रहेगा कि 2019 में जिस प्रकार से यादव वोट में सेंधमारी की गई थी, एक बार फिर से पार्टी उसका आपको कर सके। बिल्कुल। और इसके बाद अगली हाई प्रोफाइल सीट की बात करते हैं, और सीट की बात करते हैं। एक नाम अरुण गोविल। जी हां, अरुण गोविल को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि अरुण गोविल जो है बीजेपी टिकट जो है देगी, लेकिन अयोध्या से देगी, कहां से देगी, और मेरठ चुना। और मेरठ भी क्यों चुना? क्योंकि मेरठ से ही वो आते हैं, तो कोई बाहरी पैराट्रूपर का टैग नहीं लगवाना चाहते थे। तो यहां पर ये सीट क्या कहती है? अरुण गोविल और भानु प्रताप सिंह सपा के इनके बीच में मुकाबला है, और अरुण गोविल यहां पर आसानी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कोई सरप्राइजिंग फैक्टर यहां पर समीर जी नहीं लग रहा है। मेरठ बीजेपी की बहुत ही सेफ जोन सीट है। उसके बाद राम लहर में टीवी के राम को उतारना, और वो भी मेरठ से, और जिस तरह से वहां पे बनिया समाज को वो रिप्रेजेंट करते हैं। निश्चित रूप से अग्रवाल वैश्य समाज से आते रहे, जहाँ से जो मेरठ से सांसद थे उनका टिकट काटकर अरुण गोविल को दिया गया है। बहुत स्ट्रांग सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ से, मतलब, और फिर ऊपर से अरुण गोविल जैसे व्यक्ति को टिकट दे दिया है। वैसे उत्तर प्रदेश पूरा राममय है इस समय, और जिन्होंने राम की भूमिका निभाई वो अब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उनकी जीत के बारे में किसी भी तरह से प्रश्न उठना मुझे लगता है संभव नहीं है। बस देखना पड़ेगा कि उनकी मार्जिन कितने ज़्यादा से होती है। लेकिन एक वैश्य का टिकट काटा गया था मेरठ से, तो उसको एडजस्ट करने के लिए मुझे लग रहा है कि गाजियाबाद में फिर एक अतुल गर्ग वैश्य को टिकट दिया गया है वापिस। ये एडजस्टमेंट वहाँ जरूर हुआ है, और अरुण गोविल खुद, और अरुण गोविल भी उसी से आते हैं। लेकिन एक बड़ा नाम है अरुण गोविल, राम की भूमिका में रहे, रोज आज भी उनका
अंदर राम के रूप में देखते रहे, तो मुझे लग रहा है कोई दो राय नहीं है, उसके अंदर उनकी जीत का मार्जिन बहुत बड़ा होगा। आप देखते हैं वो अपनी जीत का मार्जिन कहां तक ले जाते हैं। क्या वो सबसे ज्यादा मार्जिन से उत्तर प्रदेश में जीतने का रिकॉर्ड जो गाजियाबाद सीट वो तोड़ के अपने नाम से करते हैं? उनकी बस ये देखना पॉपुलैरिटी यही जब वो है। अयोध्या पहुंचे थे वो देखी भी थी हमने लोगों के बीच में कि इतने सालों पहले टीवी पर रामायण आई थी, लेकिन जब राम लहर चली तो अरुण गोविल को किस तरह से लोगों ने उनको दंडवत प्रणाम किया। अनुज जी, अगर हम पूछें कि यहाँ पर क्या अरुण गोविल को मेरठ से उतारने का असर जो है आसपास की सीटों पर भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए, राजनीति में प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। जब राम लहर चल रही हो किसी प्रदेश में, तो अब भी लोगों की स्मृति में अरुण गोविल का, जैसे पुरानी पीढ़ी में जाएंगे आप तो अदीब साहब का और शोभना समर्थ का राम और सीता के, अगर हमसे 2 पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो उनके दिमाग में रहते हैं। उसी तरह अभी हमारी पीढ़ी और हमारे बाद की पीढ़ी, क्योंकि राम जब कोविड के समय में दूरदर्शन पर एक बार फिर से रामायण दिखाया गया, तो राम की छवि में लोग अरुण गोविल को देखते हैं। तो अरुण गोविल को वहां से उतारकर उनकी लोकप्रियता का फायदा मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर कहीं ना कहीं उनको ले जाया जाएगा, उनको घुमाया जाएगा, उनको चुनाव प्रचार करवाया जाएगा, और उसका फायदा दूसरे कैंडिडेट्स को दिलाने का मुझे लगता है कि ये उपक्रम है। और ये बहुत सोच समझ के उन्होंने मेरठ जैसी सीट को चुना है, क्योंकि एक तरफ बनारस में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बीच में अयोध्या है, और इस तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आके देखें तो अरुण गोविल जो राम की भूमिका में थे, इनको तीनों से एक तरीके से बांध दिया गया है। तो आप इसको एक राजनीति का राम सेतु के तौर पर भी देख सकते हैं। ठीक है देवेंद्र, अयोध्या से कहा जा रहा था कि अरुण गोविल, कई बार चर्चाएं जो है लगातार गर्म थी, लेकिन शायद पार्टी संगठन को, काडर को और विपक्षियों को भी मौका नहीं देना चाहती थी कि आपने किसी को पैराट्रूप कर दिया, स्थानीय लोकल को टिकट नहीं दिया, और इसीलिए मेरठ के ही अरुण गोविल को वहां से चुना गया। और बिल्कुल पार्टी के स्तर पर देखें तो कहीं भी कभी भी अयोध्या से अरुण गोविल के उम्मीदवारी को लेकर विचार भी नहीं किया गया था। पहले दिन समय ये जानकारी दी गई थी कि राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटा जाना है, और काटने के इसके बाद 2 नाम सामने हैं, या तो अरुण गोविल को दिया जाए या फिर दूसरा नाम अमित अग्रवाल जो कि वहाँ पे विधायक है, इन्हीं दोनों में से हमें चुनना है, और गोविल को इसके अलावा कहीं और नहीं भेजा जाना था। और समझा जा सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि हिंदुत्व की लहर को ठीक से चलाया जाए। ऑलरेडी जाट वोट बैंक को तो उसने साथ रखा है जयंत चौधरी को अपने साथ करके, लेकिन हिंदुत्व की लहर अगर चले तो वहाँ पर मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई सारी सीटों पर। तो न सिर्फ मेरठ बल्कि बाकी दूसरी सीटों पर भी आप असर डाल सकते हैं। मेरठ की बात करें तकरीबन 5-5.5 लाख के आसपास वहाँ पे मुस्लिम वोटर हैं। बावजूद इसके अगर राम का मामला ऑलरेडी चल रहा हो, उसमें अरुण गोविल अगर सामने आपके पास हो चेहरे के तौर पे, और समझा जा सकता है कि उनका प्रचार का तरीका भी क्या होगा, किन बातों को वो कहेंगे, तो वो असर न सिर्फ उस सीट पे बल्कि आसपास की सीटों में भी पड़ता है, और इस लिहाज से उनका चयन किया गया। अयोध्या को लेकर पार्टी के भीतर कभी इनके नाम पर विचार नहीं किया गया था। जी जी विनाश की मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जैसी जनता पार्टी जैसी मजबूत संगठन वाली पार्टी सेलिब्रिटीज़ को क्यों इलेक्शन के लिए उतार रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत मजबूत स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। अभी पहले भी जीती हुई है मेरठ जैसी सीट भी, लेकिन उसका पार्टी का एक्सपीरियंस देखिए कि जितनी सेलिब्रिटीज़ को उतारा, हेमा मालिनी के अलावा कोई सेलिब्रिटी आज तक उनके काम नहीं आई है। अभी गौतम गंभीर साहब को देख लीजिए, यहाँ पर रहे हंसराज हंस को देख लीजिए, उससे पहले सनी देओल को देख लीजिए, उससे पहले धर्मेंद्र को देख लीजिए, तमाम तरीके लगे। अभी कंगना रनौत को भी उन्होंने मंडी से उतारा, हालांकि उनका अपना इलेक्टोरल एनालिसिस होगा जो, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की बजाय सेलिब्रिटीज़ को उतार कर पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है। मेरठ तो पार्टी के संगठन का बहुत मजबूत शहर है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे देवेंद्र भी कह रहे हैं कि वहाँ अमित अग्रवाल की बात है, और मेरठ जीत सकते हैं। तो उसमें अरुण गोविल के क्या योगदान है, और क्या वो मेरठ में कोई योगदान दे सकते हैं? आपको हर बार कॉन्स्टिट्यूंसी में बदलना पड़ता है कैंडिडेट। आप देखिए सेलिब्रिटीज की कॉन्स्टिट्यूंसीज देखिए, हेमा मालिनी के अलावा एक भी नहीं है। किरण खेर को देख लीजिए अभी चंडीगढ़ में। ठीक है, तो फिर पार्टी को सोचना चाहिए इस पर। चलिए इस पर भी आगे डिस्कस करेंगे जब हम अपने सेलिब्रिटी कैंडिडेट्स के ऊपर भी आएंगे, लेकिन अब अगली सीट की बात कर लेते हैं, बरेली की बात कर लेते हैं। देखिए, छत्रपाल सिंह गंगवार वर्सेस प्रवीर सिंह ऐरन के बीच यहाँ पर मुकाबला होना है, और बरेली भी बेहद दिलचस्प है। देखिए, पश्चिमी यूपी को लेकर इस बार भाजपा ने कई प्रयोग किए हैं, और छत्रपाल सिंह गंगवार यहाँ पर आसान जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पश्चिमी यूपी की 6 से 7 ऐसी सीटें हैं जो अक्सर भाजपा के लिए सिरदर्द हो जाती है, लेकिन इस बार वही प्रयोग क्या कामगर साबित होता है? विजय जी, चूंकि आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, अपनी बात भी पूरी करिएगा, लेकिन जो पश्चिमी यूपी में भाजपा का प्रयोग है और 80 का जो लक्ष्य भाजपा लेकर चल रही है, ये प्रयोग सार्थक है?
ये प्रयोग सार्थक है और भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से, मैं उसमें भी सेलिब्रिटी पर उनके उस पर सवाल ये नहीं कर रहा, वो तो अपने हिसाब से देख रहे होंगे किसको जीतना है किसको नहीं जीतना। कोई भी पार्टी विनिंग कैंडिडेट पर बात करती है। मेरा मतलब था कि पार्टी के जो कार्यकर्ता बहुत मजबूत है संगठन उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पर लगातार लंबे समय से लोग काम कर रहे हैं। और पार्टी का एक्सपीरियंस ये रहा कि जो भी सेलिब्रिटी को कैंडिडेट बनाया उन्होंने, वो उस समय तो सीट काम में आ गई, जीत लिया आपने कि आपको उस वक्त के लिए, लेकिन वो कभी उस न तो कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई योगदान दे रहे होते हैं और न ही उनको आप दोबारा रिपीट करने की, वापस मैदान में उतारने की हिम्मत कर पाते। ये जैसे है यहाँ तो अच्छी सीट है ये, बरेली की सीट भी मतलब 8 बार लगातार रहे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सीट में से है। और कास्ट कॉम्बिनेशन भी जो है उन्हीं के फेवर में यहाँ पर जाते हुए दिखते हैं। हालांकि प्रवीण सिंह ऐरन भी मजबूत नेता रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी की सीट है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे, 2009 में MP रहे थे। अब वो समीर जी, तो समाजवादी यहाँ पार्टी पर में। कोई आपको दिक्कत यहाँ पर बरेली की सीट पर नजर नहीं आती है? हमारा ओपिनियन पोल ही जो है, आपको लगता है कि आगे चल के एग्जैक्ट पोल भी बन सकता है? बिल्कुल, एक गंगवार के जगह दूसरे गंगवार को लेके आया, मतलब एक कुर्मी को हटा के दूसरी कुर्मी लीडर को लेकर आए। कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी उन्होंने कुर्मी को रखा है और मजबूत गढ़ है। संतोष गंगवार 8 बार रहे, 2009 में जरूर कांग्रेस वहां से जीती थी, उसके बाद फिर संतोष गंगवार वहां से जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत संगठन वहाँ बहुत मजबूत है। और फिर वही स्थिति है कि अभी कोई ऐसा बड़ा उम्मीदवार इनके सामने नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस हिसाब से राम का नाम और प्रधानमंत्री मोदी का काम और योगी का काम बोल रहा है, तो उसमें ये एडिशन इतना बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर उम्मीदवार थोड़ा कमजोर भी होगा तब भी मोदी के नाम और योगी के नाम और काम पे और राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के जीतने की पूरी संभावना बन रही है। लेकिन बरेली में उनका संतोष गंगवार का एक लंबा अनुभव रहा है, काम रहा है, केंद्र में मंत्री रहे, सहज सरल रहे, उपलब्ध रहे हमेशा, इसी कारण 8 बार चुनाव जीतते रहे। तो मुझे लग रहा है बहुत आसान सीट है, भारतीय जनता पार्टी वहां आराम से जीतेगी। गुडविल, कास्ट कॉम्बिनेशन, तमाम फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर एडवांटेज बीजेपी के लिए रहेंगे और इसीलिए हमारा ओपिनियन पोल भी कह रहा है कि बरेली की सीट जो है वो भी जो है वो बीजेपी के खाते में ही जाती हुई इस ओपिनियन पोल में नजर आ रही है।